की कोशिश भी मत करना, वरना पूरी जगह नीलाम कर दूंगी तुम्हें। ये सुनकर फ्रस्ट्रेटेड होकर एरिशा ने कहा, पहले ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ प्रोफेसर सर की वजह से, ऊपर से तुम मुझे कर रही हो। प्लीज शांत रहो। मेरा दिमाग इस वक्त पूरी तरह ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मन कर रहा है कि अभी के अभी मैं इस कॉलेज से कहीं दूर भाग जाऊं। ये सुनकर ना समझी में लारा ने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हमारे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ था? ये सुनते ही एरिशा ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, तुम सबके जाने के बाद बहुत कुछ हुआ था। पूरी क्लास कुछ ना कुछ कर रही थी पर प्रोफेसर सर को कोई नहीं दिखा। सिर्फ मैं दिखाए मेरे पास आए और मुझे बहुत कुछ सुनाया। इनफैक्ट मैं तो रोने भी लगी थी, पर उनको तो मेरे आंसुओं से भी फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट जब तक उन्होंने मेरे मुंह से खुद के लिए सॉरी नहीं सुन लिया तब तक उन्होंने मुझे बैठने भी नहीं दिया। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। ये सुनते लारा ने हैरानी के साथ कहा, क्या प्रोफेसर सर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी नजरों में सब स्टूडेंट एक तरह होने चाहिए। तुम्हें ऐसे डांट नहीं सकते और ना ही तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकते हैं। हमें इसके लिए उनसे बात करनी पड़ेगी और जो भी चीज थाईलैंड में हुई थी उसे शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है उन्हीं सब की वजह से ही वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये सुनकर एरिशा अपना सर खुजाते हुए बोली, यार मुझे तब पता ही नहीं था कि मैं जिसे उस वक्त किस कर रही हूँ वो आगे चलकर मेरा ऐसा एक रूड प्रोफेसर निकलेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उस इंसान की तरफ देखते ही नहीं। लेकिन तभी लारा ने मुंह बनाकर कहा, पर यार वो तो उस वक्त किसी बिजनेस टाइकून की तरह लग रहा था। जैसे कि मेरे डैड पार्टी में मुझे लेकर जाते थे तो मैं सबको देखा करती थी, उनके पीछे गॉड्स लगे होते थे, तो फिर ये अचानक से प्रोफेसर बनकर कैसे आ गए? एरिशा ने चिढ़कर कहा, अब मुझे उनके बायोडेटा के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं कैसे बचूं उनसे। ये सुनकर गहरी सांस लेते हुए लारा ने कहा, चलो हम अभी के अभी प्रोफेसर सर से बात करेंगे। ये सुनते ही अचानक से एरिशा के दिमाग में कल की बातें आई जिसे सोचते हैं वो तुरंत अपना सरनामे हिलाकर बोली, नहीं नहीं, हम उन सब के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। ये सुनकर लारा ने ना समझी में कहा, लेकिन क्यों? इसके जवाब में उदासी के साथ एरिशा ने कहा, क्योंकि इससे मैं फंस जाऊंगी। ये बात अगर डैडी तक जाएगी तो डैडी सोचेंगे कि उन्होंने मुझे जो फ्रीडम दी थी उसका मैंने गलत फायदा उठाया। मैंने चाहते कि मेरे डैडी मुझे लेकर ऐसी गलत बातें सोचे, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसकी ये बात सुनकर लारा ने गुस्से के साथ कहा, तो तब तुम क्या करोगी? क्या इसी तरह से प्रोफेसर गर्वित के टॉर्चर को झेलती रहोगी? देख, मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, तुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम अगर हो सकेगा तो खुद प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, वैसे भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कुछ लड़कियां तो कह रही थी कि वो उनके पास कोचिंग के लिए गई थी पर उन्होंने सख्त मना कर दिया। अब तुम ही बताओ, इस तरह से कोई प्रोफेसर होता है क्या? ये सुनकर एरिशा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनकी बातों से ही लग गया था कि वो इतनी आसानी से किसी से बात नहीं करेंगे और ना ही किसी को अपने पास आने देंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे बात करे, क्योंकि पूरे क्लास में उन्होंने सिर्फ मुझे ही डांटा। पता नहीं उनकी क्या पर्सनल दुश्मनी हो गई है मुझसे। ये सुनकर अब लारा ने कुछ सोचते हुए कहा, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले अंकल से बात करते हैं। वो तो तुम्हारे घर पर रहते हैं ना, तो तुम घर पर उन्हें सबक सिखा सकती हो। ये सुनकर आप एरिशा के भी दिमाग में कुछ चलने लगा और अब वो दोनों ही कुछ खुराफाती प्लान बनाने लगे। इधर दूसरी तरफ एक लग्जरियस प्राइवेट रूम में आदर्श चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ा था और उसके सामने गर्वित सोफे पर लीन होकर बैठा हुआ था। गर्वित के हाथ में सिगरेट थी और सिगरेट का धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। वो इस वक्त आदर्श को ही ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था। आदर्श काफी देर तक शांत रहा और जब उससे रहा नहीं गया तो आखिर में उसने कहा, अंकल प्लीज मुझे घूरने बंद कीजिए, साफ साफ बताया आपने मुझे क्यों बुलाया है? उसकी बात सुनकर गर्वित ने सर्द आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ पर भाई ने पढ़ाई के लिए भेजा है, ना कि यहाँ पर आवारगी करने के लिए। ये सुनते ही आदर्श ने चिढ़कर कहा, तो आप यहाँ डैड की वजह से मुझ पर नजर रखने के लिए आए हैं? तभी तो मैं सोचूं कि आप अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। सच सच बताए, डैड ने क्या कहा है आपसे? क्या उन्होंने कहा कि आप मुझ पर यहाँ पर नजर रखें? इसके जवाब में गर्वित ने सिगरेट को एस्ट्रे में डाला और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें लगता है कि गर्वित रावत तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पर आया है?
क्या मेरे पास अब जिंदगी में यही एक काम रह गया है? ये सुनकर आदर्श ने अपना सिर नीचे फिर सर झुका लिया और हिचकिचाते हुए बोला, सॉरी अंकल, तो फिर आपने मुझे अचानक से यहाँ क्यों बुला लिया? मैं तो अपनी नई फ्रेंड के साथ थोड़ी मस्ती करने जा रहा था। ये सुनते ही गर्वित के एक्सप्रेशंस ठंडा हो गए। उसने सर्द लहजे में कहा, तुम उस लड़की से बात भी नहीं करोगे, गॉट इट? जैसे ही आदर्श ने ये सुना वो एक पल के लिए हैरान हो गया और हैरानी के साथ गर्वित को देखने लगा। तभी गर्वित ने अपनी बात आगे खत्म करते हुए बिना किसी भाव के साथ कहा, तुम उस लड़की से जितना हो सकेगा उतना दूर रहोगे। मैं नहीं चाहता यहाँ पर तुम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करो जिससे कि मुझे मजबूरन सबको ये बताना पड़ेगा कि तुम असलियत में मेरे कौन हो। इसलिए यहाँ तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है सिर्फ वही काम करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। वही आदर्श ये सारी बातें सुनकर आखिर में अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर बोला, आई एम सॉरी चाचू, पर मैं एरिशा से दोस्ती नहीं तोड़ सकता। वो बहुत ही क्यूट है और इनोसेंट भी है, मुझे वो बहुत पसंद है। रियली लाइक हर। उसकी ये बात सुनते ही अचानक से गर्वित के कदम चलते हुए रुक गए और उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह से डार्क हो गए। क्या होगा अब? चैप्टर 13, बी माई गर्लफ्रेंड। अब आगे। गर्वित एकटक आदर्श को देख रहा था। वहीं आदर्श के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो सिर्फ और सिर्फ एरिशा के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान देखकर गर्वित की भौहें तन गईं। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए सर्द आवाज में कहा, प्यार नफरत में बदल सकता है। इस नफरत में बदल दो और उसे भूल जाओ। ये सुनते ही आदर्श के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो चौंकते हुए बोला, क्या आप क्या कह रहे हैं चाचू? मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ? वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप तो हमेशा मुझे समझते आए हैं। मुझे याद है जब बोर्डिंग स्कूल में कुछ बच्चों से मेरी लड़ाई हुई थी तब डैडी मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन सिर्फ आप थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। फिर अब आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? गर्वित ने गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में बोला, क्योंकि मैं इन सब चीजों में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम यहाँ पढ़ाई करने आए हो, आवारगी करने नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद होऊंगा। गर्वित के इन शब्दों से आदर्श की आंखें चौड़ी हो गईं। गर्वित उसे वहीं छोड़कर चला गया और आदर्श बस शौक होकर उसे जाता हुआ देखता रह गया। अंत में आदर्श ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, आखिर चाचू को क्या हो गया है? जब से यहाँ आए हैं बहुत बदल गए हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उनका असली मकसद क्या है, लेकिन मैं जल्दी ही सब कुछ जान लूंगा। पर एक बात साफ है, मैं एरिशा से नफरत नहीं कर सकता। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और अब पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सब सोचकर आदर्श फिर से मुस्कुराया और वहां से चला गया। दूसरी ओर एरिशा, लारा और तनुजा कैंटीन में बैठी लंच कर रही थी। तभी एक लड़की नताशा उनके पास आए और तंज कसते हुए बोली, वैसे आज तुमने क्लास में बढ़िया एंटरटेनमेंट किया, कल भी ऐसा ही करना, हमें तो बड़ा मजा आया। एरिशा उसकी बात सुनकर गुस्से से घूरने लगी, लेकिन कुछ कहने ही वाली थी कि नताशा की दोस्त हंसते हुए बोली, तुम सही कह रही हो नताशा, प्रोफेसर सर तो इसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। एरिशा ने मुठ्ठियां भींच लीं। तभी नताशा घमंड भरे अंदाज में बोली, मैं प्रोफेसर सर के साथ खास क्लासेस लेने वाली हूँ। पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही हूँ जो उनसे इतनी क्लोज हूँ। प्रोफेसर सर मुझ पर खास ध्यान देंगे और तुम जैसी लड़कियां बस एंटरटेनमेंट के लिए ही हो। लारा ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, शट अप। अगर तुमने मेरी दोस्त के बारे में एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एरिशा ने लारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, जाने दो लारा, ये लोग तो हंसेंगे ही, क्योंकि क्लास में सच में मेरा मजाक उड़ाया गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लारा ने दांत पीसते हुए कहा, फर्क पड़ना चाहिए। प्रोफेसर ने तुम्हें डांटा तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको तुम्हें परेशान करने का हक मिल गया। और अगर नताशा को प्रोफेसर सर इतने ही पसंद हैं तो उनसे जाकर बात करे, हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही है। नताशा गुस्से से बोली, मैं प्रोफेसर सर से बात करूंगी। आज रात में उनके साथ डिनर पर जा रही हूँ क्योंकि मेरे डैड होम मिनिस्टर हैं। बहुत जल्द तुम सब देखोगे कि मैं प्रोफेसर सर की गर्लफ्रेंड बनने वाली हूँ। ये सुनते ही तनुजा ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये रिश्ता गलत है?
एक स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। एरिशा ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये न सिर्फ गलत है बल्कि इलीगल भी है। नताशा मुस्कुराते हुए बोली, तुम सबको जलन हो रही है ना? होना भी चाहिए, क्योंकि जल्द ही मैं प्रोफेसर सर के साथ घूमूंगी और तुम सब सिर्फ देखते रहोगे। नताशा हंसते हुए वहां से चली गई। एरिशा, लारा और तनुजा गुस्से से भरी उसकी ओर देखते रह गईं। लारा दांत पीसते हुए बोली, एरिशा, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं अभी जाकर नताशा की अकड़ तोड़ देती। एरिशा ने धीमे से कहा, रहने दो लारा, मुझे किसी लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम सब अमीर हो, सिर्फ मैं ही मिडिल क्लास से हूँ, इसलिए ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं वादा करती हूँ, एक दिन जब मैं अमीर बन जाऊंगी तब सबका मजाक उड़ाऊंगी। ये सुनकर तनुजा और लारा ने उसे गले लगा लिया और एक सुर में कहा, तुम मिडिल क्लास नहीं हो। जब हम तुम्हारी दोस्त हैं तो तुम भी अमीर हो, और अगली बार अगर नताशा ने तुम्हारा मजाक उड़ाया या प्रोफेसर सर से रिलेशनशिप की डींगे मारी तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, और तुम हमें रोकोगी नहीं। एरिशा हंसते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम दोनों ऐसा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अब बहुत हुआ, अब मैं भी जवाब दूंगी। तीनों हंसते हुए अपने अपने क्लास में चली गई। जब एरिशा क्लास में पहुंची तो उसकी नजर आदर्श पर पड़ी, जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। उसे उदास देखकर एरिशा पास आए और पूछा, आदर्श क्या हुआ? तुम ठीक हो? आदर्श ने उसकी आवाज सुनते ही सिर उठाया और राहत की सांस लेते हुए बोला, एरिशा, थैंक गॉड तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एरिशा थोड़ी हैरान होकर बोली, लेकिन हुआ क्या? तुम इतने परेशान क्यों हो? आदर्श ने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हें पता नहीं, कुछ देर पहले सीनियर्स यहाँ आए थे और जो उन्होंने कहा। एरिशा ने चौंकते हुए कहा, नहीं, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ कैंपस के गार्डन में थी। आदर्श एक पल के लिए उसे बस देखता रह गया, मानो कुछ कहने से पहले शब्द ढूंढ रहा हो। आदर्श ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक्चुअली बात यह है कि कुछ ही देर पहले सीनियर्स आए थे और उन्होंने कहा कि फ्रेशर्स के लिए एक पार्टी रखी जाएगी, वो भी कपल थीम पर। एरिशा ने समझते हुए कहा, कपल थीम मतलब? आदर्श थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, मतलब पार्टी में कपल्स ही जा सकते हैं, और मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। सभी ने पहले से ही किसी को अपना पार्टनर बना लिया है। समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊं तो जाऊं किसके साथ। एरिशा चौंकते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है उनका क्या होगा? मुझे तो इस पार्टी के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन अब लग रहा है मैं भी नहीं जा पाऊंगी। आदर्श ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, तुम्हें किसी लड़के को एक दिन का बॉयफ्रेंड बनाना होगा जो पार्टी में तुम्हारा कपल हो सके। एरिशा ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं? आदर्श ने झट से कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब एक दिन का फेक बॉयफ्रेंड, ताकि तुम पार्टी में जा सको और तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाए। एरिशा ने भौहें चढ़ाकर कहा, लेकिन मैं किसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाऊं? लारा भी किसी को मेरे पास फटकने नहीं देती। आदर्श ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर झुककर कहा, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। एरिशा ने शौक से कहा, सच में तुम मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? आदर्श मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा, चाहे फेक हो या असली। एरिशा ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, फिलहाल मुझे बस पार्टी में जाने के लिए किसी की जरूरत है, इसलिए तुम्हें चुन लिया। आदर्श ने मुस्कान दबाते हुए कहा, बस फिर तय रहा, पार्टी में हम कपल बनकर जाएंगे। एरिशा ने सिर हिलाया और वहां से जाते हुए लारा की ओर बढ़ी। उसने लारा को खींचते हुए कहा, चल, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। लारा ने झल्लाते हुए कहा, क्या हुआ? नोट्स बना रही थी, तुम्हें क्या हो गया है? कॉरिडोर में जाकर एरिशा ने अपने दोनों गालों को हाथों से पकड़ा, उसका चेहरा लाल हो रहा था। लारा ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? एरिशा ने अचानक खुशी से चिल्लाकर कहा, लारा, क्लास का सबसे हैंडसम लड़का मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने अभी अभी यहाँ एडमिशन लिया है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूं। लारा एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, सपना तो नहीं देख रही हो? एरिशा ने कहा, मुझे चुटकी काट के देखो।
बस कंफर्म कर दो कि ये रियलिटी है ना। लारा ने हंसते हुए कहा, पागल हो तुम। एरिशा ने अपना सिर जोर जोर से ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। आदर्श ने कहा कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। लारा ने उसे शक की नजरों से घूरते हुए कहा, लिसन, मैं पहले ही कह रही हूँ, मुझे उस इंसान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अगर उसने तुम्हारा गलत फायदा उठाया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। लारा का इतना गुस्सा देखकर एरिशा ने तुरंत उसे शांत करते हुए कहा, अरे अरे, मेरी माँ, पहले शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुम आदर्श को गलत समझ रही हो। देखो, जब उसने मुझे अप्रोच किया तो मुझे भी एक पल के लिए अजीब लगा, लेकिन फिर उसने कहा कि फिलहाल वो सिर्फ एक बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। अगर सब कुछ सही रहा तो असल में भी मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है। एरिशा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे कहा, और सच कहूं तो मुझे वो बहुत पसंद है। तुमने देखा नहीं, क्लास की सारी लड़कियां उस पर फिदा रहती हैं। जब भी आदर्श मुझसे बात करता है तो सब मुझसे जलने लगती हैं। अगर एक बार आदर्श मेरा बॉयफ्रेंड बन गया तो मजा आ जाएगा। इसलिए प्लीज मेरा साथ दो। मुझे बताओ कि उसे कैसे और ज्यादा अट्रैक्ट करूं ताकि वो मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो जाए। उसने जोश में कहा, क्योंकि मैं अब जल्द से जल्द उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है और मेरा पहला बॉयफ्रेंड आदर्श बनेगा। सोचते ही मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। एरिशा का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और उसने पेट पकड़कर हंसी। लारा ने उसे अजीब नजरों से देखा और फिर धीरे से बोली, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बॉयफ्रेंड के नाम से ही पागल हो गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। अभी के लिए बस इतना करो कि उसे जानने की कोशिश करो। जब तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लोगे तो शायद सिचुएशन सही हो जाएगी। एरिशा ने जोश में सिर हिलाते हुए कहा, ओके, तो पहला स्टेप होगा कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानें। लेकिन सेकंड स्टेप क्या होगा? लारा ने हंसते हुए कहा, सेकंड स्टेप ये होगा कि तुम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग कैसी बनती है। जब अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगी तो तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हो। एरिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले से ही बहुत अच्छी है। शायद हमें सीधे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाना चाहिए। वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के बाद क्या होता है, तुम्हें पता है? ये सुनकर लारा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बहुत कुछ होता है। जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को शॉपिंग पर ले जाता है, लॉन्ग ड्राइव पर जाता है, डिनर डेट्स होती हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं और फिर किसिंग भी होती है। किसिंग? एरिशा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, क्या किसिंग? किसिंग का नाम सुनते ही एरिशा के दिमाग में सीधे गर्वित का किसिंग पनिशमेंट याद आ गया। उस याद के साथ ही उसकी सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। लारा ने उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर नासमझी में पूछा, क्या हुआ? तुम अचानक परेशान क्यों हो गई? किस का नाम सुनते ही? ये सुनकर एरिशा ने मुंह बनाते हुए कहा, यार, जब भी किस का नाम आता है मुझे वो पहले वाली किसिंग पनिशमेंट याद आ जाती है। अब मुझे किसिंग का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। एरिशा की बात सुनते ही लारा समझ गई और हंसते हुए बोली, ओह, तो ये बात है। तुम तो ऐसा बोलो कि अब तुम किसी को किस कर ही नहीं सकती सिवाय अपने प्रोफेसर के। लारा की ये बात सुनते ही एरिशा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, जस्ट शट अप। ये कैसी बकवास बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि जब भी मैं आदर्श को किस करने के बारे में सोचूंगी मुझे वो पनिशमेंट याद आएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहती। लारा ने हंसते हुए कहा, देखो, ये आजकल की जनरेशन है। अगर तुम आदर्श को किस नहीं करोगी या आदर्श तुम्हें किस नहीं करेगा तो मजा नहीं आएगा। और एक वक्त आएगा जब तुम्हें खुद महसूस होगा कि शायद तुम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। ये सुनकर एरिशा सच में सोच में पड़ गई और उसकी बातें दिमाग में घूमने लगी। तभी अचानक एक गहरी आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? इस आवाज को सुनते ही लारा की आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत पीछे मुड़ी तो देखा कि गर्वित अपने जैकेट की जेब में हाथ डाले बिना किसी भाव के एरिशा को घूर रहा था। एरिशा ने भी गर्वित को देखा तो वो एक पल के लिए चौंक गई। लारा ने जल्दी से कहा, प्रोफेसर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एरिशा मुझे यहाँ लेकर आई थी, मैं जा रही हूँ।
एरिशा ने लारा की बात सुनते ही उसे गुस्से से देखा और दांत पीसते हुए बड़बड़ाए, इस जैसी दोस्त हो तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। ये बंदी हमेशा मुझे फंसाती है। लारा तुरंत वहां से 9-2-11 हो गई, लेकिन एरिशा अभी भी चुपचाप खड़ी रही। गर्वित उसे घूरते हुए उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? ये सुनते ही एरिशा बिना कुछ कहे सीधी अंदर जाने लगी। उसकी चुप्पी देखकर गर्वित ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। एरिशा के चलते कदम रुक गए और वो तुरंत चौंक कर बोली, प्रोफेसर ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन गर्वित ने उसका हाथ पकड़े रखा और उसे दूसरी तरफ खींचने लगा। अब एरिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घबराकर उसने कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। गर्वित उसे खींचते हुए सीधे कॉरिडोर में ले आया और उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। एरिशा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गईं और वो एकटक गर्वित को देखती रह गई। चैप्टर 14 Why are you blushing, little student? अब आगे। एरिशा ने दूसरे ही पल गर्वित को खुद से दूर करते हुए कहा, प्रोफेसर सर ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मेरे क्लास में जाने दीजिए। लेकिन गर्वित उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, क्या बात कर रही थी तुम उस लड़की से? ये सुनकर एरिशा ने चिढ़कर कहा, वो मेरी फ्रेंड है, मैं अपनी फ्रेंड से चाहे जो बात करूं, आपको क्या लेना देना? आप मेरे टीचर हैं तो आपको सिर्फ मुझे पढ़ाना चाहिए, न कि मेरी पर्सनल लाइफ में इतना ध्यान देना चाहिए। कोई उसके चेहरे को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ते हुए उसके चेहरे को इधर उधर घुमाकर बोला, ऐसी कौन सी पर्सनल बात हो रही थी जिससे तुम्हारे चेहरे का रंग लाल हो गया? Why are you blushing? उसने दूसरे पल अपने चेहरे को छुआ, उसका चेहरा अभी भी गर्म था। उसे महसूस करके थोड़ा सा स्माइल के साथ बोली, वो मैं कुछ पर्सनल बात कर रही थी, इसी वजह से मेरा चेहरा इस वक्त ब्लश कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर गर्वित अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम यहाँ पर पढ़ाई करने आती हो या ब्लश करने आती हो? उसकी ऐसी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर एरिशा का मुंह बन गया और वो तुरंत गुस्से के साथ बोली, देखिए प्रोफेसर सर, आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे ऐसी बात करने का, इसलिए प्लीज आप अपने आप से मतलब रखिए, आपके लिए बेटर होगा। उसकी ये बात सुनकर गर्वित ने कहा, आई एम वार्निंग यू लास्ट टाइम, यहाँ पर अगर तुमने पढ़ाई के अलावा कोई भी दूसरी चीज की तो मैं तुम्हारे डैड से तुम्हारी शिकायत करूंगा और फिर तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए यहाँ पर सिर्फ तुम पढ़ाई करोगी। इसी के साथ उसने उसकी कलाई को छोड़ दिया और सीधे क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। और वही एरिशा तो ये सारी बातें बस हैरानी के साथ सुनती रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त करे तो क्या करे। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि गर्वित ने डायरेक्ट उसके डैड की नाम की धमकी दी थी, जिस वजह से कुछ नहीं कर पाए और दांत पीसते हुए बोली, प्रोफेसर सर, आप मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी, बस एक बार मेरी ये कॉलेज खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। लेकिन तभी ये कहते रहते उसका मुंह बन गया और उसने चिढ़कर कहा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये 3 साल कैसे बीतेंगे, वो भी ऐसे खड़ूस प्रोफेसर के साथ। ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। ये सब कहते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रखा और वो चिढ़कर सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। इसी तरह देखते देखते आज की सारी क्लास खत्म हो गई। क्लास खत्म होने के बाद कुछ स्टूडेंट वहां पर रुके हुए थे, जिनके साथ एरिशा, लारा, आदर्श, तनुजा, वो सभी भी रुके हुए थे। तभी उस स्टूडेंट में एक लड़की जिसका नाम रिया था, उसने सभी से कहा, जैसा कि आप सबको पता है कि कल फ्रेशर पार्टी रखी गई है और उसका थीम कपल थीम है, तो आप सब ने अपना पार्टनर चूज कर लिया है। ये सुनकर एरिशा और आदर्श दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और स्माइल के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया, जिसे देखकर सभी तालियां बजाने लगे। वही तनुजा और लारा भी उन दोनों को घूरने लगी। तभी तनुजा ने कहा, एरिशा तुम तो बहुत स्मार्ट निकली, तुमने तो पहले पार्टनर बना लिया, लेकिन अब हम लोगों का क्या होगा? हमारे पास तो कोई पार्टनर ही नहीं है। ये सुनकर एरिशा मुस्कुराई और बोली, ये सब कुछ तुम देख लो, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि मैं अब आदर्श के साथ ही कल पार्टी में जाने वाली हूँ। तभी आदर्श ने कहा, चलो मैं तुम्हें पहले शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि अब मैं अपने बॉयफ्रेंड होने की पहली ड्यूटी निभाऊंगा। ये सुनकर एरिशा और भी ज्यादा खुश हो गई। तभी लारा ने एरिशा को घूरते हुए कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात एक।
उसकी ये बात सुनते ही एरिशा की स्माइल गायब हो गई और वो लारा को घूरते हुए बोली, मुझे कहीं से जलने की बदबू आ रही है। ये सुनते ही लारा ने मुंह बनाकर उसने दांत पीसकर कहा, तारानकन मैं क्यों जलूं तुमसे? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन जलते होंगे तुमसे। तभी एरिशा ने हंसकर कहा, तो फिर तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? देखो मुझे पता है कि अभी तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है इसलिए तुम ऐसा कर रही हो, लेकिन तुम आसपास देख लो। वैसे भी तुम खूबसूरत हो और अमीर भी हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा और अब हमारे रिश्ते पर नजर मत लगाओ। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही हूँ। ये कहकर उसने आदर्श की बाहों में हाथ डाल लिया और लारा को चिढ़ाते हुए वहां से आदर्श के साथ बाहर निकल गई। इधर लारा और तनुजा उसे जाते हुए घूरती रह गई। वही आदर्श और एरिशा दोनों ही कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल पहुंचे। कल की पार्टी कपल पार्टी थी इसलिए उन दोनों ने कपल ड्रेस लिया और उसके बाद एरिशा ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, आज तो तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही शॉपिंग करा दी और शायद मैंने भी तुम्हारे ज्यादा पैसे खर्च करवा दिए। पर प्लीज मुझे अभी कॉफी पीना है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये आखिरी बार मेरे ऊपर पैसे खर्च कर दो। उसकी ये बात सुनकर आदर्श ने मुस्कुराकर कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे लिए ये नॉर्मल सी बात है। तुम्हारे लिए मैं काफी, तो क्या तुम जो कहोगी मैं वो दिलाऊंगा, चलो चलते हैं। उसकी ये बात सुनकर एरिशा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, तुम कितने बड़े वाले अमीर हो। ये सुनकर आदर्श मुस्कुराया और उसे कैफे में लेकर आते हुए बोला, तुम बस इतना समझ लो कि अगर तुम ये पूरा शॉपिंग मॉल खरीदना चाहोगी तो मैं तुम्हें वो भी खरीद दूंगा। ये सुनकर अब एक्साइटमेंट के साथ एरिशा ने कहा, अच्छा लेकिन तुम तो अभी पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? ये कहकर वो चेयर पर बैठ गई तो आदर्श ने उसे देखते हुए कहा, अरे तुम्हें नहीं पता पर मैं बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आता हूँ। अभी मैंने तुमको अपने बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं जल्दी अपने बारे में किसी से कुछ नहीं बताता, लेकिन तुम बस इतना जान लो कि मेरे डैड और चाचू बहुत ज्यादा रिच है। इनफैक्ट मेरे चाचू तो इंडिया के टॉप 3 बिजनेस टाइकून में फर्स्ट रैंक पर आते हैं। अगर तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता होगा तो तुम जरूर उनके बारे में जानती होगी। इनफैक्ट अभी फॉर्म मैगजीन में उनके बारे में भी आया था और इस साल उनकी इनकम सभी बिलियनर्स में सबसे टॉप पर थी। एरिशा ने कभी बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया था और ना ही वो मैगजीन्स वगैरह पढ़ती थी, इसलिए उसे ये सारी बातें ज्यादा समझ तो नहीं आ रही थी। लेकिन आदर्श के चाचू के बारे में ये सब सुनकर उसने थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ कहा, फिर तो वो बहुत ज्यादा अमीर होंगे ना? ये सुनकर आदर्श उसे काफी देते हुए हंसकर बोला, हाँ वो बहुत ज्यादा अमीर है और मैं भी एक दिन उनके जैसा ही बनूंगा और मैं आधे से ज्यादा उनके पैसे उड़ाता हूँ। ये सुनकर एरिशा ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, वो ये तो बहुत अच्छी बात है, काश मेरे भी कोई चाचू होते तो मैं भी उनके पैसे उड़ाती। ये सुनकर आदर्श ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर चाचू के पैसे उड़ाएंगे। वैसे भी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो मेरे चाचू का है वो मेरा है। ये सुनकर एरिशा हंसने लगी और कॉफी पीने लगी, लेकिन उसके दिमाग में अब आदर्श के चाचू के बारे में बहुत सारी बातें चलने लगी थी। उसने फिर से आदर्श से पूछा, क्या तुम्हारे चाचू की शादी हो गई है? क्या उनके भी बच्चे हैं और वो कहाँ रहते हैं? वो कैसे दिखते हैं? क्या तुम मुझे उनके बारे में बताओगे? उसके लगातार ऐसे सवालों को सुनकर आदर्श तो उसे हैरानी के साथ देखने लगा और बोला, तुम मेरे चाचू के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो और वो भी इतने सारे सवाल? ये सुनकर एरिशा ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली मेरे पास कोई फैमिली नहीं है सिवाय मेरे डैडी के, और अभी जब तुमने इतना सब कुछ बताया तो मुझे उनके बारे में जानना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काश वो मेरे भी चाचू होते तो कितना अच्छा रहता। उसकी बात सुनकर आदर्श अब उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़कर प्यार से बोला, कोई बात नहीं, आगे चलकर अगर हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा रहा तो फिर तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ जाओगी। फिर जो मेरी फैमिली होगी वो तुम्हारी फैमिली होगी, जो मेरे चाचू होंगे वो तुम्हारे चाचू होंगे। फिर हम दोनों एक साथ ही रहेंगे और तुम्हें मेरे फैमिली और चाचू सबका प्यार मिलेगा। उसकी ये बात सुनकर एरिशा की भी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपना छोटा सा सिर हाँ में हिलाकर कहा, ओके फिर तो मैं तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूंगी। ये सुनकर आदर्श मुस्कुराने लगा और एरिशा वापस से कॉफी पीने लगी। तभी आदर्श ने कहा, एक्चुअली मेरे चाचू की अभी शादी नहीं हुई है और वो मीडिया में बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं।
यहाँ तक कि मीडिया वालों ने अभी तक ठीक से उनका चेहरा भी नहीं देखा है और बेवजह ही अफवाहें उड़ते रहते हैं। इसलिए वो मीडिया वालों से बहुत चिढ़ते हैं। इनफैक्ट वो थोड़े खड़ूस भी है, वो जल्दी हंसते नहीं है, हमेशा शांत रहते हैं, पर वो बहुत ही अच्छे हैं। वो मेरी आइडियल है, तो कहते हुए आदर्श गर्वित के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। और वही एरिशा भी ये सब कुछ सुनकर अब आदर्श के चाचू के बारे में एक अलग ही बहुत ही अच्छी इमेज बना रही थी। और इन सब को सोचते हुए वो भी स्माइल के साथ बोली, क्या तुम मुझे उनसे मिलाओगे? मैं उनसे मिलकर थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये सुनकर आदर्श ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, पर तुम उनसे क्यों थैंक यू बोलोगी? ये सुनकर एरिशा ने उन शॉपिंग बैग्स को दिखाते हुए कहा, अभी अभी तुमने कहा कि तुम अपने चाचू के पैसे उड़ाते हो और ये शॉपिंग भी तुमने उन्हीं के कार्ड से किया है। तो फिर एक तरह से ये उन्होंने ही किया ना, तो मैं इसलिए उनको थैंक यू बोलना चाहती थी। ये सुनते ही आदर्श ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, ओ गॉड, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं अधिकतर उनके पैसों को ही उड़ाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी शॉपिंग मैंने उनके पैसों से की है। इसमें कुछ पैसे मेरे भी हैं, जैसे कि जो कपल ड्रेस कल हम पहनेंगे वो मेरे पैसों का है। इसलिए तुम्हें उन्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब आदर्श ने ये कहा तब जाकर एरिशा ने अपना सिर हिलाकर कहा, ओ अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा कि ये सब कुछ उनका ही है, इसलिए मैं उनसे मिलकर थैंक यू बोलना चाहती थी। तभी आदर्श ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। आज तक कभी तुम्हें किसी ने ऐसे शॉपिंग नहीं करवाए, इसलिए तुम इतनी ज्यादा और एक्साइटेड हो रही हो। ये सुनकर एरिशा ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, यू आर राइट। आज तक कभी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, तुम पहले हो, इसलिए मैं थोड़ी ही ज्यादा एक्साइटेड थी। ये सुनकर आदर्श के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, मुझे इसी बात की तो खुशी होती है कि मैं तुम्हारी लाइफ का पहला बॉयफ्रेंड हूँ और शायद आखिरी भी। ये सुनकर एरिशा शर्माने लगी। आदर्श ने धीरे से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ को सहलाने लगा। एरिशा का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसका चेहरा भी लाल हो गया। वो धीरे से अपना हाथ पीछे खींचने लगी तो आदर्श ने धीरे से कहा, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ सकते हैं। उसने जब ये कहा तो फिर एरिना ने आखिर में अपना सिर हिला दिया और आदर्श उसके हाथ को पकड़कर ही कॉफी पीने लगा। तभी एरिशा ने फिर से कहा, और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली का नाम सुनकर आदर्श ने मुंह बनाकर कहा, मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है। और मैंने कहा ना, अभी मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत शौकन लोग हैं। और शायद जब तुम जानोगी कि आखिर में असलियत में मैं हूँ कौन, तब तुम शायद मुझसे ऐसे कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर पाओगी। आदर्श की बातें कुछ समझ नहीं आई, इसलिए एरिशा ने नासमझी में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम आखिर हो कौन? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते? ये सुनकर आदर्श ने मुस्कुरा कर कहा, एक्चुअली मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, अभी मैं तुम्हें अपने खानदान या किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकता, बस तुम इतना जान लो कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे चुटकियों में सॉल्व कर लूंगा। इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि अब तुम्हारा बैकबोन बनने के लिए मैं आ गया हूँ। ये सारी बातें एरिशा बस गौर से सुन रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो स्माइल के साथ फिर कॉफी पीने लगी। कुछ ही देर में उन दोनों की शॉपिंग खत्म हुई और आदर्श उसे लेकर अपने स्पोर्ट्स कार में आया। स्पोर्ट्स कार में बैठकर एरिशा को तो एक अलग ही एहसास हुआ, जैसे लगा कि वो आसमान में उड़ रही हो। आदर्श स्पीड के साथ स्पोर्ट्स कार लेकर निकल गया। कुछ ही देर में उसने अपनी कार एक घर के बाहर रोकी और एरिशा कार से बाहर निकलते हुए बोली, तुमने कहा कि तुम्हें घर जल्दी जाना है, इसलिए मैं तुम्हें अभी के लिए घर पर इनवाइट नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तो मैं तुम्हें डिनर पर जरूर इनवाइट करूंगी और अपने डैड से भी मिलाऊंगी। डैड तुमसे मिलकर खुश होंगे। ये सुनकर आदर्श ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और कल टाइम से पहुंच जाना। ये सुनकर एरिशा अपना शॉपिंग बैग संभालते हुए बोली, ओके। जिसके बाद आदर्श वहां से चला गया और इधर एरिशा अपने शॉपिंग बैग को लेकर खुद में ही पागलों की तरह हंसते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची, अचानक से सामने का नजारा देखकर वो एकदम से अपनी जगह जम गई। 15 चांदनी रात वाली किस। अब आगे एरिशा अंदर पहुंची और सामने का नजारा देखकर वो एक पल के लिए हैरान हो गई।
और तुरंत हैरानी के साथ बोली, डैडी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं। इसके जवाब में अभिषेक जी ने गुस्से के साथ कहा, तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया, तुम कहाँ थी इतनी देर से, तुमने टाइम देखा है, आखिर कॉलेज के बाद से कहाँ चली गई थी। उनकी ये बात सुनकर एरिशा को याद आया कि वो तो अभी तक एक बार भी उनके पास कॉल करके उन्हें कुछ बताया भी नहीं था। ये सब सोचते हुए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और जल्दबाजी के साथ फोन देखने लगी, जिसमें अभिषेक जी के कई सारे मिस्ड कॉल्स थे और उसका फोन साइलेंट पर था, जिसे देखकर एरिशा ने तुरंत माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी डैडी, एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पर था, इसलिए मैंने आपके कॉल को देखा नहीं और मैं शॉपिंग करने में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। उसकी ये बात सुनकर गुस्से के साथ अभिषेक जी ने कहा, एरिशा तुम कितनी ज्यादा लापरवाह हो गई हो, आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, अगर तुम इसी तरह लापरवाही करोगी तो कैसे काम चलेगा। तुम्हें पता भी है अगर तुम मेरा कॉल नहीं उठाती और यहाँ पर नहीं आती तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करने जाने वाला था। एरिशा ने जैसे ये सुना वो हैरान हो गई और तुरंत हैरानी के साथ बोली, नहीं डैडी ऐसा मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से मैं आपको पक्का बता कर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर फिर आखिर में गहरी सांस लेते हुए अभिषेक जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और चेंज करके नीचे आओ। तभी एरिशा ने स्माइल के साथ कहा, डैडी ये देखिए मैंने कितनी सारी शॉपिंग की। अभिषेक जी ये सुनकर उसके सारे शॉपिंग बैग्स को देखने लगे और फिर आखिर में गहरी सांस लेकर बोले, एरिशा तुम सारी पॉकेट मनी इन शॉपिंग पर क्यों खर्च कर रही हो, तुम्हें उससे बुक्स ले लेना चाहिए और अच्छी चीज लेना चाहिए। ये सुनकर एरिशा तुरंत अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं डैडी ये तो मैंने अपने पैसों से नहीं लिया। ये सुनकर अभिषेक जी फिर से नाराजगी के साथ बोले, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम लारा के पैसे क्यों खर्च करती हो, हमें पता है कि वो हमसे अमीर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से उसके पैसे खर्च करवाओगी। ये सुनते ही एरिशा ने अब गुस्से के साथ कहा, डैडी मैंने कहा ना, मैंने लारा की भी पैसे खर्च नहीं किया और ना ही मैं किसी के पैसे खर्च करवाए हैं, बल्कि ये तो खुद मेरे दोस्त आदर्श ने मेरे लिए खरीदा है, क्योंकि कल हम फ्रेशर पार्टी में जाने वाले हैं और मैं आदर्श एक टीम में कपल बने हुए हैं, इसलिए उसने मुझे ये सब कुछ खरीदा है। पर अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं अभी के अभी ये सब कुछ वापस करके आ जाती हूँ। वैसे भी मुझे किसी के पैसों से शॉपिंग करना पसंद नहीं है। आदर्श ने फर्स्ट टाइम मेरे लिए ऐसा किया, इसलिए मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, पर आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं लारा के भी पैसे खर्च नहीं करवाती। एरिशा की ये सारी बातें सुनकर अब अभिषेक जी ने फिर माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ कल पार्टी के लिए तुमने किया है, मुझे लगा कि शायद तुम दोनों सहेलियों ने फिर से शॉपिंग की है पढ़ाई की जगह। अच्छा अब मुझे माफ कर दो और जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट खीर बना रहा हूँ। खीर का नाम सुनते ही एरिशा के चेहरे की सारी नाराजगी गायब हो गई और वो तुरंत एक्साइटमेंट के साथ बोली, क्या आप सच कह रहे हैं, क्या आपने मेरे लिए खीर बनाया है। इसके जवाब में अभिषेक जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर अब एरिशा तुरंत अपना सिर हिलाए और शॉपिंग बैग्स लेकर दौड़ते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर अभिषेक जी उसे जाते देख मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद एरिशा फ्रेश होकर नीचे आई। नीचे वो डाइनिंग एरिया में पहुंची तो अभिषेक जी ने पहले ही उसके लिए खीर सर्व कर दी थी। खीर लेकर वो अपनी जगह से उठी, जिसे देखकर अभिषेक जी ने अपना सिर हिलाकर कहा, तुम भी ना, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी यही आदत है, जब भी खीर बनती है तुम खीर लेकर सीधे टेरेस पर चली जाती हो और वहां के तारों को देखकर खीर खाती हो और पता नहीं क्या क्या बातें करती हो। ऐसा क्यों करती हो तुम, क्या मुझे आज बताओगी। ये सुनकर एरिशा ने स्माइल के साथ कहा, डैडी आपको पता है ना कि सबसे पहले खीर माँ ने मेरे लिए बनाया था, जब मैंने इसे खाया था और फिर उसके बाद मम्मा मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन जाने से पहले माँ ने कहा था कि वो स्टार बनकर हमेशा मेरे साथ रहेंगी, इसलिए जब भी आप खीर बनाते हैं मैं इसे लेकर सीधे टेरेस पर जाती हूँ और वहाँ तारों को देखकर खीर खाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माँ मुझे देख रही है और मैं उनके साथ बैठकर गॉसिप कर रही हूँ। जैसे ही उसने ये सारी बातें बताई, अचानक से अभिषेक जी की आंखों में एक नमी आ गई और वो एरिशा को प्यार से देखते हुए बोले,
क्या तुम अपनी माँ को इतना ज्यादा मिस करती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ना चाहते हुए भी एरिशा की भी आंखें इमोशनल हो गई थी, लेकिन तभी उसने स्माइल के साथ कहा, नहीं तो किसने कहा कि मैं उन्हें मिस करती हूँ? मैं उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करती, बल्कि मैं तो उन्हें बस कभी कभी याद कर लेती हूँ। बाकी तो हर वक्त सिर्फ मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर अभिषेक जी मुस्कुरा दिए और फिर एरिशा खीर के बोल को लेकर सीधे टेरेस पर चली गई। रात का वक्त था और तारों भरी छांव में इस वक्त एरिशा टेरेस की रेलिंग पर खड़ी होकर खीर खा रही थी और तारों को देखकर स्माइल के साथ बातें कर रही थी। तभी उसने कहा, मम्मा यू नो वॉट, आज आपकी बेटी ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया और वो बॉयफ्रेंड बहुत रिच है। उसने मुझे बहुत शॉपिंग कराई पर मुझे उसके पैसे खर्च करने में अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कहा कि ये उसकी तरफ से पहले ट्रीट है, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपकी बेटी समझदार हो गई है ना? ये कहकर वो मुस्कुराए, लेकिन तभी पीछे से एक सर्द आवाज आई, तुम समझदार नहीं बल्कि बेवकूफ हो। उस आवाज को सुनते ही एक पल के लिए एरिशा चौंक गई। वो तुरंत पीछे मुड़ी और सामने खड़े गर्वित को देखने लगी। नाइट आउटफिट में अपने पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डाले उस चांद की रोशनी में गर्वित की पर्सनैलिटी कुछ अलग ही लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो बस खामोशी से एरिशा को ही घूरे जा रहा था। गर्वित को वहां देखते ही एरिशा ने दूसरे पल कहा, प्रोफेसर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में गर्वित ने बिना किसी भाव के साथ कहा, क्यों? क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? ये सुनकर एरिशा ने चिढ़कर कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा पर्सनल स्पेस है और मैं यहाँ पर डैडी के अलावा और किसी को भी टॉलरेट नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनकर गर्वित के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ बढ़ा। गर्वित को अपनी तरफ आते देख एरिशा के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो तुरंत अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन पीछे रेलिंग थी, वो रेलिंग के आगे कहीं नहीं जा सकती थी। उसने कसकर बोल को अपने हाथ में पकड़ लिया और घबरा कर बोली, प्रोफेसर प्लीज चले जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप जब भी मेरे सामने आते हैं मुझे एक अजीब सा डर लगता है। आप मुझे बहुत डरावने लगते हैं। उसकी ये बात सुनकर गर्वित के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा डार्क हो गई। वो उसके अब नजदीक आकर खड़ा हो गया। गर्वित को अपने इतने नजदीक देखकर एरिशा की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपना सिर नामे हिलाकर बोली, नहीं नहीं, अभी के अभी मुझसे दूर हो जाए, मैं यहाँ से खुद ही जा रही हूँ। ये कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, तभी गर्वित ने अपने दोनों हाथ से उसको घेरकर रेलिंग को पकड़ लिया। अब एरिशा गर्वित के बीचों बीच खड़ी थी। एरिशा के होंठ कांप रहे थे और वो अपने कैप्टे होठों से धीरे से बोली, प्रोफेसर ये क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे क्यों परेशान करते हैं? प्लीज चले जाए ना यहाँ से। इसके जवाब में गर्वित ने एक नजर बोल की तरफ देखा और बिना किसी भाव के साथ बोला, फीड मी। ये सुनते ही एरिशा ने चौंकते हुए कहा, हाँ। इसके जवाब में गर्वित ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, आई सेड फीड मी। एरिशा ने ना समझी में कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? इसके जवाब में गर्वित ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये सुनकर एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, सॉरी, पर अगर आपको खाने का इतना शौक है तो आप जाकर खुद खा लीजिए, मैं आपको क्यों खिलाऊं? इसके जवाब में गर्वित ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम मुझे नहीं खिला सकती तो मैं खुद से खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने खुद से खाया तो उसकी कीमत तुम्हारे ये दो कांपते हुए लब चुकाएंगे। जैसे ही गर्वित ने ये बात बोली, एरिशा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। तभी गर्वित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोल से उसने स्पून उठाया। इसके बाद उसने खीर का बाइट लिया और जैसे ही वो अपने मुंह में डालने को हुआ, तभी दूसरे ही पल एरिशा ने उसके हाथ से उस स्पून को छीन लिया और जल्दी से बोल को अपने पीछे छुपाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपनी फेवरेट चीज आपको नहीं खाने दूंगी, आप जाकर दूसरा कुछ खा लीजिए। ये सुनकर गर्वित की आंखें छोटी हो गई और वो दूसरे ही पल तिरछी स्माइल के साथ बोला, कहीं तुम इसलिए तो नहीं डर गई कि अगर मैंने इसे खुद से खाया तो तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा? जैसे ही एरिशा ने किस वाली बात सुनी, उसका चेहरा अपने आप लाल हो गया और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। उसने तुरंत अपना सिर जोर जोर से नामे हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों करूं आपको किस, बल्कि मैंने तो इसलिए आपको रोका क्योंकि ये मेरे डैडी ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनाया है। मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करती, इनफैक्ट लारा के साथ भी नहीं, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तभी गर्वित ने उसके कमर को अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमा कर बोला, मैं दुनिया से अलग हूँ और तुम्हें दुनिया से अलग ही मुझे ट्रीट करना चाहिए।
ये सुनकर एरिशा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आप कैसे दुनिया से अलग हो सकते हैं? आप तो बिल्कुल सब की तरह है। मुझे तो आपकी आंखों से ही डर लगता है। और वैसे भी आप कॉलेज में मुझे सिर्फ और सिर्फ टारगेट ही करते रहते हैं। आपकी वजह से पूरी क्लास मेरा मजाक उड़ाती है और अब तो सबकी नज़रों में भी मैं आ गई हूँ। मुझे आपसे बात तक नहीं करनी। ये कहकर वो तुरंत गर्वित को खुद से दूर की और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी गर्वित ने उसे कलाई से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। एरिशा सीधे गर्वित के सीने से टकराए और तुरंत अपने छोटे से सिर को सहलाकर बोली, ये क्या किया आपने? मुझे लग गई ना। तभी गर्वित ने गहरी स्माइल के साथ कहा, क्या तुम भूल गई हमारे बीच क्या प्रॉमिस हुआ था? प्रॉमिस का नाम सुनकर एक पल के लिए एरिशा को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में बोली, प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? इसके जवाब में उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से भर कर बोला, मैं तुम्हारे इन होठों पर किस करना चाहता हूँ और यही प्रॉमिस तुमने मुझे किया था कि तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोकोगी। जैसे ही गर्वित ने ये बात कही, एरिशा की आंखें बिल्कुल फैलकर चौड़ी हो गई। गर्वित उसकी आंखों में कुछ पल तक देखता रहा और फिर धीरे से उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम्हारी ये दो आंखें जब मेरी आंखों पर आकर थम जाती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये दोनों आंखें सिर्फ मेरे लिए बनी हो और इन दोनों आंखों को देखने का हक सिर्फ मुझे है और इसी के साथ तुम्हारे ऊपर भी सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। तुम्हें भी सिर्फ मेरा होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले मैंने तुम्हें किस किया है और तुम्हारी भी पहली किस मेरे साथ हुई थी। इसलिए अगर दोबारा कोई भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और मैं ये कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ बल्कि ये मेरी सीरियस वार्निंग है। इसे अपने छोटे से दिमाग में बिठा लेना। ये कहकर वो नीचे झुका और उसने आहिस्ता से एरिशा के नर्म होठों को अपने होठों से टच किया। उसकी बातों को सुनकर और उसके होठों के टच को पाते ही एकदम से एरिशा सिहर उठी और दूसरे पल उसके हाथ में मौजूद वो खीर की बोल छूटकर जमीन पर जाकर गिरी। 15 चांदनी रात वाली किस। अब आगे एरिशा अंदर पहुंची और सामने का नजारा देखकर वो एक पल के लिए हैरान हो गई और तुरंत हैरानी के साथ बोली, डैडी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? इसके जवाब में अभिषेक जी ने गुस्से के साथ कहा, तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया, तुम कहाँ थी इतनी देर से? तुमने टाइम देखा है? आखिर कॉलेज के बाद से कहाँ चली गई थी? उनकी ये बात सुनकर एरिशा को याद आया कि वो तो अभी तक एक बार भी उनके पास कॉल करके उन्हें कुछ बताया भी नहीं था। ये सब सोचते हुए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और जल्दबाजी के साथ फोन देखने लगी, जिसमें अभिषेक जी के कई सारे मिस्ड कॉल्स थे और उसका फोन साइलेंट पर था, जिसे देखकर एरिशा ने तुरंत माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी डैडी, एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पर था इसलिए मैंने आपके कॉल को देखा नहीं और मैं शॉपिंग करने में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। उसकी ये बात सुनकर गुस्से के साथ अभिषेक जी ने कहा, एरिशा तुम कितनी ज्यादा लापरवाह हो गई हो। आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। अगर तुम इसी तरह लापरवाही करोगी तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें पता भी है अगर तुम मेरा कॉल नहीं उठाती और यहाँ पर नहीं आती तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करने जाने वाला था। एरिशा ने जैसे ये सुना वो हैरान हो गई और तुरंत हैरानी के साथ बोली, नहीं डैडी ऐसा मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से मैं आपको पक्का बता कर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर फिर आखिर में गहरी सांस लेते हुए अभिषेक जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और चेंज करके नीचे आओ। तभी एरिशा ने स्माइल के साथ कहा, डैडी ये देखिए मैंने कितनी सारी शॉपिंग की। अभिषेक जी ये सुनकर उसके सारे शॉपिंग बैग्स को देखने लगे और फिर आखिर में गहरी सांस लेकर बोले, एरिशा तुम सारी पॉकेट मनी इन शॉपिंग पर क्यों खर्च कर रही हो? तुम्हें उससे बुक्स ले लेना चाहिए और अच्छी चीज लेना चाहिए। ये सुनकर एरिशा तुरंत अपना सिर नामे हिलाकर बोली, नहीं डैडी ये तो मैंने अपने पैसों से नहीं लिया। ये सुनकर अभिषेक जी फिर से नाराजगी के साथ बोले, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम लारा के पैसे क्यों खर्च करती हो? हमें पता है कि वो हमसे अमीर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से उसके पैसे खर्च करवाओगी। ये सुनते ही एरिशा ने अब गुस्से के साथ कहा, डैडी मैंने कहा ना, मैंने लारा की भी पैसे खर्च नहीं किया और ना ही मैं किसी के पैसे खर्च करवाए हैं, बल्कि ये तो खुद मेरे दोस्त आदर्श ने मेरे लिए खरीदा है, क्योंकि कल हम फ्रेशर पार्टी में जाने वाले हैं और मैं आदर्श एक टीम में कपल बने हुए हैं।
इसलिए उसने मुझे ये सब कुछ खरीदा है। पर अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं अभी के अभी ये सब कुछ वापस करके आ जाती हूँ। वैसे भी मुझे किसी के पैसों से शॉपिंग करना पसंद नहीं है। आदर्श ने फर्स्ट टाइम मेरे लिए ऐसा किया, इसलिए मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। पर आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं लारा के भी पैसे खर्च नहीं करवाती। एरिशा की ये सारी बातें सुनकर अब अभिषेक जी ने फिर माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ कल पार्टी के लिए तुमने किया है। मुझे लगा कि शायद तुम दोनों सहेलियों ने फिर से शॉपिंग की है पढ़ाई की जगह। अच्छा, अब मुझे माफ कर दो और जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट खीर बना रहा हूँ। खीर का नाम सुनते ही एर्था के चेहरे की सारी नाराजगी गायब हो गई और वो तुरंत एक्साइटमेंट के साथ बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपने मेरे लिए खीर बनाया है? इसके जवाब में अभिषेक जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर अब एरिशा तुरंत अपना सिर हिलाए और शॉपिंग बैग्स लेकर दौड़ते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर अभिषेक जी उसे जाते देख मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद एरिशा फ्रेश होकर नीचे आई। नीचे वो डाइनिंग एरिया में पहुंची तो अभिषेक जी ने पहले ही उसके लिए खीर सर्व कर दी थी। खीर लेकर वो अपनी जगह से उठी, जिसे देखकर अभिषेक जी ने अपना सिर हिलाकर कहा, तुम भी ना, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी यही आदत है। जब भी खीर बनती है तुम खीर लेकर सीधे टेरेस पर चली जाती हो और वहां के तारों को देखकर खीर खाती हो और पता नहीं क्या क्या बातें करती हो। ऐसा क्यों करती हो तुम? क्या मुझे आज बताओगी? ये सुनकर एरिशा ने स्माइल के साथ कहा, डैडी आपको पता है ना कि सबसे पहले खीर माँ ने मेरे लिए बनाया था। जब मैंने इसे खाया था और फिर उसके बाद मम्मा मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन जाने से पहले माँ ने कहा था कि वो स्टार बनकर हमेशा मेरे साथ रहेंगी। इसलिए जब भी आप खीर बनाते हैं मैं इसे लेकर सीधे टेरेस पर जाती हूँ और वहाँ तारों को देखकर खीर खाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माँ मुझे देख रही है और मैं उनके साथ बैठकर गॉसिप कर रही हूँ। जैसे ही उसने ये सारी बातें बताई, अचानक से अभिषेक जी की आंखों में एक नमी आ गई और वो एरिशा को प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुम अपनी माँ को इतना ज्यादा मिस करती हो? ना चाहते हुए भी एरिशा की भी आंखें इमोशनल हो गई थी, लेकिन तभी उसने स्माइल के साथ कहा, नहीं तो किसने कहा कि मैं उन्हें मिस करती हूँ? मैं उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करती, बल्कि मैं तो उन्हें बस कभी कभी याद कर लेती हूँ। बाकी तो हर वक्त सिर्फ मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर अभिषेक जी मुस्कुरा दिए और फिर एरिशा खीर के बोल को लेकर सीधे टेरेस पर चली गई। रात का वक्त था और तारों भरी छांव में इस वक्त एरिशा टेरेस की रेलिंग पर खड़ी होकर खीर खा रही थी और तारों को देखकर स्माइल के साथ बातें कर रही थी। तभी उसने कहा, मम्मा यू नो वॉट, आज आपकी बेटी ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया और वो बॉयफ्रेंड बहुत रिच है। उसने मुझे बहुत शॉपिंग कराई पर मुझे उसके पैसे खर्च करने में अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कहा कि ये उसकी तरफ से पहले ट्रीट है, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपकी बेटी समझदार हो गई है ना? ये कहकर वो मुस्कुराए, लेकिन तभी पीछे से एक सर्द आवाज आई, तुम समझदार नहीं बल्कि बेवकूफ हो। उस आवाज को सुनते ही एक पल के लिए एरिशा चौंक गई। वो तुरंत पीछे मुड़ी और सामने खड़े गर्वित को देखने लगी। नाइट आउटफिट में अपने पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डाले उस चांद की रोशनी में गर्वित की पर्सनैलिटी कुछ अलग ही लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो बस खामोशी से एरिशा को ही पूरे जा रहा था। गर्वित को वहां देखते ही एरिशा ने दूसरे पल कहा, प्रोफेसर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में गर्वित ने बिना किसी भाव के साथ कहा, क्यों? क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? ये सुनकर एरिशा ने चिढ़कर कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा पर्सनल स्पेस है और मैं यहाँ पर डैडी के अलावा और किसी को भी टॉलरेट नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनकर गर्वित के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ बढ़ा। गर्वित को अपनी तरफ आते देख एरिशा के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो तुरंत अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन पीछे रेलिंग थी, वो रेलिंग के आगे कहीं नहीं जा सकती थी। उसने कसकर बोल को अपने हाथ में पकड़ लिया और घबरा कर बोली, प्रोफेसर प्लीज चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप जब भी मेरे सामने आते हैं मुझे एक अजीब सा डर लगता है, आप मुझे बहुत डरावने लगते। उसकी ये बात सुनकर गर्वित के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा डार्क हो गई। वो उसके अब नजदीक आकर खड़ा हो गया। गर्वित को अपने इतने नजदीक देखकर एरिशा की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपना सिर नामे हिलाकर बोली, नहीं नहीं, अभी के अभी मुझसे दूर हो जाए, मैं यहाँ से खुद ही जा रही हूँ।
ये कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तभी गर्वित ने अपने दोनों हाथ से उसको घेरकर रेलिंग को पकड़ लिया। अब एरिशा गर्वित के बीचों बीच खड़ी थी। एरिशा के होंठ कांप रहे थे और वो अपने कैप्टे होठों से धीरे से बोली, प्रोफेसर, ये क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे क्यों परेशान करते हैं? प्लीज चले जाए ना यहाँ से। इसके जवाब में गर्वित ने एक नज़र बॉल की तरफ देखा और बिना किसी भाव के साथ बोला, फीड मी। ये सुनते ही एरिशा ने चौंकते हुए कहा, हाँ। इसके जवाब में गर्वित ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, आई सेड फीड मी। एरिशा ने ना समझी में कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? इसके जवाब में गर्वित ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये सुनकर एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, सॉरी, पर अगर आपको खाने का इतना शौक है तो आप जाकर खुद खा लीजिए, मैं आपको क्यों खिलाऊं? इसके जवाब में गर्वित ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम मुझे नहीं खिला सकती तो मैं खुद से खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने खुद से खाया तो उसकी कीमत तुम्हारे ये दो कांपते हुए लब चुकाएंगे। जैसे ही गर्वित ने ये बात बोली, एरिशा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। तभी गर्वित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोल से उसने स्पून उठाया। इसके बाद उसने खीर का बाइट लिया और जैसे ही वो अपने मुंह में डालने को हुआ तभी दूसरे ही पल एरिशा ने उसके हाथ से उस स्पून को छीन लिया और जल्दी से बोल को अपने पीछे छुपाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपनी फेवरेट चीज आपको नहीं खाने दूंगी, आप जाकर दूसरा कुछ खा लीजिए। ये सुनकर गर्वित की आंखें छोटी हो गई और वो दूसरे ही पल तिरछी स्माइल के साथ बोला, कहीं तुम इसलिए तो नहीं डर गई कि अगर मैंने इसे खुद से खाया तो तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा? जैसे ही एरिशा ने किस वाली बात सुनी, उसका चेहरा अपने आप लाल हो गया और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। उसने तुरंत अपना सिर जोर जोर से ना में हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों करूं आपको किस, बल्कि मैंने तो इसलिए आपको रोका क्योंकि ये मेरे डैडी ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनाया है। मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करती, इनफैक्ट लारा के साथ भी नहीं, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तभी गर्वित ने उसके कमर को अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर बोला, मैं दुनिया से अलग हूँ और तुम्हें दुनिया से अलग ही मुझे ट्रीट करना चाहिए। ये सुनकर एरिशा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आप कैसे दुनिया से अलग हो सकते हैं? आप तो बिल्कुल सब की तरह है। मुझे तो आपकी आंखों से ही डर लगता है, और वैसे भी आप कॉलेज में मुझे सिर्फ और सिर्फ टारगेट ही करते रहते हैं। आपकी वजह से पूरी क्लास मेरा मजाक उड़ाती है और अब तो सबकी नजरों में भी मैं आ गई हूँ। मुझे आपसे बात तक नहीं करनी। ये कहकर वो तुरंत गर्वित को खुद से दूर की और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी गर्वित ने उसे कलाई से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। एरिशा सीधे गर्वित के सीने से टकराए और तुरंत अपने छोटे से सिर को सहलाकर बोली, ये क्या किया आपने? मुझे लग गई ना। तभी गर्वित ने गहरी स्माइल के साथ कहा, क्या तुम भूल गई हमारे बीच क्या प्रॉमिस हुआ था? प्रॉमिस का नाम सुनकर एक पल के लिए एरिशा को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में बोली, प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? इसके जवाब में उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर बोला, मैं तुम्हारे इन होठों पर किस करना चाहता हूँ और यही प्रॉमिस तुमने मुझे किया था कि तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोकोगी। जैसे ही गर्वित ने ये बात कही, एरिशा की आंखें बिल्कुल फैलकर चौड़ी हो गई। गर्वित उसकी आंखों में कुछ पल तक देखता रहा और फिर धीरे से उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम्हारी ये दो आंखें जब मेरी आंखों पर आकर थम जाती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये दोनों आंखें सिर्फ मेरे लिए बनी हो, और इन दोनों आंखों को देखने का हक सिर्फ मुझे है, और इसी के साथ तुम्हारे ऊपर भी सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। तुम्हें भी सिर्फ मेरा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने तुम्हें किस किया है और तुम्हारी भी पहली किस मेरे साथ हुई थी। इसलिए अगर दोबारा कोई भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और मैं ये कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ बल्कि ये मेरी सीरियस वार्निंग है। इसे अपने छोटे से दिमाग में बिठा लेना। ये कहकर वो नीचे झुका और उसने आहिस्ता से एरिशा के नर्म होठों को अपने होठों से टच किया। उसकी बातों को सुनकर और उसके होठों के टच को पाते ही एकदम से एरिशा सिहर उठी और दूसरे पल उसके हाथ में मौजूद वो खीर की बोल छूटकर जमीन पर जाकर गिरी। 16 प्रोफेसर गर्वित की पोसेसिवनेस। अब आगे। इस वक्त एरिशा की आंखें बिल्कुल फैलकर चौड़ी हो गई थी और वही गर्वित उसके होठों को चूम रहा था। तभी वहां पर आवाज हुई। उस आवाज को सुनते ही एरिशा अपने होश में आए और उसने गर्वित को जोर से धक्का दिया, लेकिन गर्वित एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला, पर एरिशा बहुत ज्यादा घबरा गई थी।
उसके चेहरे पर पसीने थे और वो तुरंत डरते हुए पीछे देखने लगी, जहां पर कुछ ही देर में अभिषेक जी अंदर आते हुए बोले, एरिशा बेटा, क्या तुम अभी भी छत पर हो? अभिषेक जी की आवाज सुनते ही एरिशा के पैर हाथ कांपने लगे और वो डर से गर्वित को देखकर बोली, डैडी आ रहे हैं, आप यहाँ से जाए। वो अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे? प्लीज आप जाए यहाँ से। लेकिन गर्वित अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? मैंने इस घर को किराए पर लिया है, मेरा भी पूरा हक बनता है यहाँ पर आने का। ये सब सुनकर एरिशा पागल होते हुए बोली, देखिए आप सही नहीं कर रहे हैं। एक तो इसी घर में रहकर आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और ऊपर से मेरी बात भी नहीं मानते। भूलिए मत, मैं इस घर की मालकिन हूँ और आपको मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। अभी के अभी जाए यहाँ से। ये सुनकर गर्वित तिरछा मुस्कुराया और बोला, ऑलराइट, मैं तुम्हारा ऑर्डर मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये सुनते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, अब क्या चाहिए आपको? आपने वैसे भी मेरी खीर तो पूरी गिरा ही दी। यू नो वॉट, अगर आप मेरे प्रोफेसर ना होते तो मैं आपको बहुत ज्यादा बद्दुआ देती। उसकी ये बात सुनकर गर्वित मुस्कुरा दिया और बोला, यू आर वेरी चाइल्डिश, लेकिन अपनी इस मासूमियत को बचाकर रखना, दुनिया वाले फायदा उठा सकते हैं। ये सुनकर दांत पीसते हुए एरिशा ने कहा, जैसे कि आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। राइट। ये सुनकर गर्वित अपना सिर ना में हिलाकर बोला, नहीं, मैंने अभी तुम्हारा फायदा नहीं उठाया है, लेकिन अगर तुमने मुझे हर रोज किस नहीं किया तो मैं खुद से जरूर तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। ये सुनकर एरिशा गुस्से से पागल हो गई, लेकिन तभी वहां पर अभिषेक जी आ गए और अभिषेक जी ने जब गर्वित और एरिशा को एक साथ देखा तो फिर नासमझी में गर्वित से बोले, गर्वित जी आप यहाँ पर? क्या आप ही यहाँ ठंडी हवा लेने के लिए आए थे? चलिए अच्छी बात है, मेरी और आपकी कुछ बातें भी हो जाएगी। ये कहकर वो मुस्कुराकर एरिशा को देखने लगे। एरिशा अभिषेक जी की आवाज को सुनकर अब अपने आप को कंट्रोल कर चुकी थी और जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। तभी अभिषेक जी ने कहा, एरिशा बेटा, तुम अपने प्रोफेसर से क्या बात कर रही थी? और तुम अच्छे से पढ़ाई करती हो ना? मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी शिकायत करें। ये सुनते ही एरिशा ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं नहीं, वो मेरी शिकायत कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। राइट प्रोफेसर। ये सुनकर गर्वित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, आपकी बेटी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करती है, बस इसका ध्यान कभी कभी अपनी पढ़ाई पर कम होता है और दूसरी चीजों पर ज्यादा होता है। गर्वित की ये बात सुनते ही एरिशा ने कसकर मुठियां बंद कर ली और गर्वित को घूर कर देखने लगी। इधर अभिषेक जी ने जब ये सुना तो वो एरिशा को डांटते हुए बोले, एरिशा बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तुम्हें वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है, ना कि दूसरी चीजों पर ध्यान लगाने के लिए। दूसरी बार ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब जाओ, जाकर पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे प्रोफेसर सर से कुछ बात करूंगा। ये सुनकर एरिशा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो जाते हुए चिढ़कर गर्वित से धीरे से बोली, आप जैसा एहसान फरामोश इंसान इस दुनिया में कभी कोई नहीं हो सकता। ये सुनकर गर्वित के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने कुछ नहीं कहा और एरिशा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अभिषेक जी उसे जाते देख गर्वित से थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, बिना माँ की बच्ची है इसलिए थोड़ी जिद्दी है, इसलिए अगर वो कोई गलती किया करे तो उसे माफ कर दिया करिए। गर्वित ये सुनकर बिना किसी भाव के साथ बोला, आप फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर अभिषेक जी मुस्कुरा दिए और बोले, थैंक यू गर्वित जी, मैं बता नहीं सकता इस वक्त मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। एक तो आप जैसा किराएदार मिला और आप ही मेरी बेटी के प्रोफेसर निकले। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सीधे आपसे कह सकता हूँ। इसके जवाब में गर्वित ने कहा, जी बेशक, उससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। ये कहते हुए वहां पर शांति छा गई, पर कुछ देर बाद गर्वित उन्हें ध्यान से देखते हुए बोला, आपकी बीवी की मौत कैसे हुई थी? डायरेक्ट गर्वित के सवाल को सुनते ही एक पल के लिए अभिषेक जी की आंखों में कुछ आया, लेकिन वो तुरंत अपनी नजरें चुराते हुए बोले, बताया तो था एक्सीडेंट से मौत हो गई थी एक। लेकिन गर्वित उन्हें ध्यान से देखते हुए बोला, नहीं, आपने अभी शायद मुझे पूरी बात नहीं बताई है। अगर कोई वैसी बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सब सुनकर अब अभिषेक जी एक सेकंड के लिए खामोश हुए और फिर से अपनी नजर चुराकर बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी, तभी से मैं एरिशा को अकेले ही बड़ा कर रहा हूँ। इसके जवाब में गर्वित ने उन्हें घूरते हुए कहा,
जब 5 साल की उम्र में आपकी बीवी की मौत हुई थी तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्योंकि आपकी बेटी 5 साल में बहुत छोटी थी, आप चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे। दूसरी शादी का नाम सुनकर एक बार फिर से अभिषेक जी की आंखों में कुछ आया, लेकिन वो तुरंत उस बात को छुपाते हुए बोले, सौतेली माँ किसी की नहीं होती। और मेरी बेटी बहुत ही नादान मासूम थी, मैं नहीं चाहता था कि उसकी मासूमियत को कोई भी सौतेली माँ आकर खराब करे। इसलिए मैंने शादी नहीं की और अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। ये सुनकर गर्वित अब खामोशी के साथ उन्हें देखने लगा। तभी अभिषेक जी ने जल्दबाजी के साथ कहा, अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे एक मेल करना था, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ।